हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। तो भाई साहब, आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में पैकिंग कैसे होती है ना, जिस तरह से लड्डू पैक होता है ना, हाँ उसी तरीके से सॉलिड में पैकिंग किस तरह से होती है। वो जो एटम्स होता है, चाहे वो आयंस होते हैं या चाहे कुछ भी हो, तो आयंस से मिलकर आयोनिक सॉलिड बन जाता है, एटम से मिलकर भाई एक पूरा प्रॉपर सॉलिड बनता है। तो वो जो एटम है वो किस किस तरह से पैक होंगे जो वो पूरा सॉलिड बन जाएगा, आज के इस वीडियो में बस यही देखने वाले हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक रहें। क्या होता है कि अभी जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि सर हिंदी में भी वीडियो लाइए ना, हिंदी में काहे नहीं ला रहे? हिंदी में अगर लाइएगा तो सर 1K जो है आपका स्टूडेंट देखने लगेगा। ठीक है भाई, हिंदी का भी आने वाला है, तो टेंशन काहे ले रहे हो? हिंदी का भी जो है केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होने वाला है, तो टेंशन मत लीजिए। वो सारा बहुत अभी हम लोग जल्दी में कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टार्ट हो। ठीक है, तो भाई साहब भर भर के जो कमेंट करते हैं मत कीजिए, सब्र रखिए, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। ठीक है, तो सब्र कीजिए, हिंदी में केमिस्ट्री भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और तनी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है तो हमारा एजुकेशन बाबा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर हिंदी बैच परचेज कर लीजिए केमिस्ट्री का, और पढ़िए भाई। एक से एक टीचर वहाँ पर केमिस्ट्री के हैं, ढो के एकदम आपको पढ़ा देंगे बढ़िया से, मज़ा आ जाएगा। बिहार बोर्ड में 100 में 100, वैसे 70 में 70 आ जाएगा। 30 नंबर तो प्रैक्टिकल होता है, समझ में आया? तो थोड़ा सब्र कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकिंग इन सॉलिड। उस पैकिंग इन सॉलिड को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था। क्या हमने आपको जो होमवर्क दिया था, ये देखिए, ये स्टूडेंट का रिएक्शन है इस तरह से, ये देखिए टीचर का रिएक्शन है ना। तो भाई यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था और बोला था कि आप भाई करके आना। कमेंट बॉक्स में एक भी इंसान का, एक भी स्टूडेंट का कमेंट ही नहीं आया, कोई भी सिंसियर नहीं हो। क्या भाई साहब, सिंसियर रहोगे तभी तो बिहार बोर्ड, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, कोई सा भी बोर्ड हो, फोड़ के आओगे। तो आप कमेंट करोगे तब ना, थोड़ा सिंसियर होगे तब ना, जो मैं होमवर्क दूंगा करके लाओगे तब ना। नहीं तो भाई मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपना भर प्रयत्न कर रहा हूं, फ्री में केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे आके, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिर भी आप अगर नहीं करोगे तो इसमें आपका दोष है, मेरा कुछ दोष नहीं है। मैं आऊंगा पढ़ा के चल दूंगा, मेरा क्या जाएगा? मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा तो एक्सपीरियंस ही बढ़ रहा है ना। आप नहीं पढ़ोगे तो भाई साहब प्रॉब्लम आप ही को होगा लाइफ में। ठीक है, तो वो आप ध्यान में रख लीजिए। ये जो आने वाला 4 से 5 साल है, इसमें आपने अगर जम के पढ़ाई कर ली तो बाकी का जितना साल है, 40-50 साल, एकदम ऐश में आपका जीने वाले हो आप लोग। उस जिंदगी को ऐश में जियोगे। क्या बड़ा बड़ा गाड़ी होगा, BMW, उसमें इधर बैठाए हुए हैं गर्लफ्रेंड को, ऐसे ऐसे चला रहे हैं गाड़ी। वह बहुत ऐशो आराम की जिंदगी होगी, पैसा होगा आपके पास, आप उस पोजीशन पर होगे। बस 4 से 5 साल आप और जम के पढ़ाई कर लो। जम के पढ़ाई करने का मतलब क्या कि इतना पढ़ाई कर लो, इतना पढ़ाई कर लो कि कोई कसर ही ना छूटे सफलता में। इतना पढ़ाई कर लो, इतने अच्छे से पढ़ाई कर लो, यानी जिस चीज में ना जो आप शिद्दत प्यार मोहब्बत में दिखाते हो। हाँ, मैं मानता हूं प्यार मोहब्बत में शिद्दत दिखानी चाहिए, हाँ वो ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कि प्यार मोहब्बत गलत। मेरी क्या औकात है जो प्यार जैसे पवित्र चीजों को हम बुरा भला कहेंगे? मेरी इतनी औकात नहीं है। प्यार जैसे पवित्र रिश्ता को हम गलत नहीं कह रहे, वो भी अपने जगह सही है। लेकिन अगर आप प्यार के चक्कर में क्या हो, पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर वो जिंदगी का क्या मतलब बन जाता है? तो जो अशिद्दत आप प्यार में दिखाते हो, वो शिद्दत अगर स्टडी में दिखाओगे तो आपका लाइफ बहुत अच्छे से बन जाएगा, और बाकी का ये जो लाइफ है आप बहुत अच्छे से जियोगे मस्ती में। तो 4 से 5 साल आप कष्ट कर लो, और एक भी मतलब जो होता है छोटा सा भी तिनका मत छोड़ो। सारा मतलब बाद में ये ना कहना पड़े कि यार काश थोड़ा और मेहनत कर लेते तो आज सफलता मेरे कदमों में रहती। तो ऐसा नहीं है, पूरा मेहनत करिए लो, एक कसर नहीं छोड़ो। 4 से 5 साल अभी से
अभी से समय स्टार्ट कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिक रहा है, अभी से स्टार्ट कर लो। सेट टाइम इक्वल टू 0, सेट टी इक्वल टू 0, आज से एकदम टाइम शुरू कर लो और आज से 5 साल रगड़ दो, मेहनत करो बढ़िया से 5 साल, और कोई एक कसर ही नहीं छोड़ो इसमें, कोई एक रत्ती भर कसर नहीं छोड़ो जो कि कल होके बोलना पड़े एक इतना छोटा और हम मेहनत कर लेते ना तो आज सफलता मेरे पास रहती। और 4 से 5 साल कष्ट कर लो, कष्ट करके पढ़ लो, तो उसके बाद का जिंदगी आपके लिए बहुत सुखमय होने वाला है। ठीक है, फिर जो करना है आपको करो ना, कौन रोकने वाला भाई, आप ही का तो सब कुछ है। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा बच्चों। और जो फालतू फालतू कमेंट करते हैं प्रीति हेलो क्या क्या, तो वो करना बंद करे, उसके अलावा जेन्युइन कमेंट करे, पढ़ाई लिखाई वाला बात करे तो बहुत बेहतरीन होगा ना आपके लिए भी। आप सवाल करोगे हम जवाब देंगे आपको, अच्छा लगेगा वो। चलिए, तो देखिए ये क्वेश्चन था, होमवर्क में आपको दिया था, जो स्टूडेंट करके ही नहीं लाए कोई। सिंसियर बनो भाई, लाइफ में सिंसियर बनो, मैं बार बार कर रहा हूं, लाइफ में सिंसियर बनो। अभी भी जागो भाई, अभी भी समय है, जाग जाओ। कोई काम देने नहीं आएगा जिंदगी में, कोई भी काम देने नहीं आता जिंदगी में, तो याद कर लो ये भाई। अब चलो हम देख लेते हैं, बहुत सारा हो गया। क्वेश्चन क्या रहा कि एन यूनिट सेल हैव 8 लैटिस पॉइंट, एक यूनिट सेल है जिसका 8 लैटिस पॉइंट है, जिसको एक्स नाम दिया गया है, और एट द कॉर्नर कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर प्रेजेंट है। तो कॉर्नर पर जो लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों, यानी जो कोनमा पे, यानी कोनमा पे जो हमारा एटम बैठा हुआ होता है दुबक के, या लैटिस पॉइंट बोले तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। लैटिस पॉइंट का क्या मतलब होता है, या तो एटम होंगे या आयंस होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमारा जो कॉर्नर पर लैटिस पॉइंट है, वो कॉर्नर पर जो लैटिस पॉइंट है वो कितने लैटिस पॉइंट है, वहां पे 8 लैटिस पॉइंट है। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर ही तो होते हैं, और 8 कॉर्नर पर एक एक लैटिस पॉइंट बैठा हुआ है, और उनका कंट्रीब्यूशन मैं यहां पर बता दिया था आपको कि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है एक एटम का। एक यूनिट सेल में कॉर्नर पर एक लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ही होता है कितने हैं लैटिस पॉइंट, 8 है। लैटिस पॉइंट कितने, 8, यानी मैं अभी एक्स वाले का बात कर रहा हूं। एक एक्स नाम का एटम है जो कॉर्नर्स पर है, 8 कॉर्नर्स पर है, जिनका नाम एक्स है, मैं यहां पे लिख देता हूं, और 8 गो है, और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अब 8 से 8 तो मर जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। ठीक है ना, यही बात तो है। अब देखो y भी प्रेजेंट है 4 अपोजिट एजेज पे, 4 अपोजिट एजेज पे y प्रेजेंट है, और z जो है पूरे यूनिट सेल के सेंटर में प्रेजेंट है। तो उसके बाद क्या है ना कि उसका z इफेक्टिव नंबर भी बताना है, और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताना है। तो आराम से पहले z इफेक्टिव बता देते हैं, उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देंगे। चलिए, x हो गया, y का देख लेते हैं। y जो है ना एजेज पे है, 4 अपोजिट एजेज पे है, तो कितने हैं लैटिस पॉइंट, 4 हैं। और ये जो एज होता है ना, एज, ये एज जानते हो ना, ये देखो अगर मैं यूनिट सेल बनाऊं, ये देखो ये यूनिट सेल है, ये देखो ना रे बच्चा, ये देखो ये एक यूनिट सेल है, तो ये वाला जो चीज है ना, यही तो एज होता है, यही तो एज होता है। और इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर एज पर कोई भी पार्टिकल रखा हुआ यहां 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 यहां, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/4 होता है। क्या 1/4, एक इधर से, एक पीछे से, एक साइड से, और एक इधर से, 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहां लगा दो, 4 गो लैटिस पॉइंट है चारों एज पे, और कंट्रीब्यूशन 1/4, 4 से 4 जाएगा मर, बराबर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जेड इफेक्टिव नंबर। y भी हो गया, z क्या होगा, z का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। z जो है कहां पे है, ये देखो ये बॉडी के पूरे बीच में है। अब बॉडी के बीच में है तो वो किसी से कंट्रीब्यूट करेगा, किसी से संपर्क में आएगा। ये देखो, ये मान के चलो हम कोई क्या ले ले, एक बोतल ले ले, बोतल में कोई चीज गिरा दे, तो क्या बोतल में जो चीज अंदर गिर गया वो दूसरे बोतल के कांटेक्ट में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता।
ठीक है, तो ये अभी बीच में है। अब इन्हों से नहीं कोनो यूनिट सेल के, यानी कोई भी लैटिस पॉइंट के कांटेक्ट में आएगा ही नहीं आएगा, ये अकेला है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जेड इफेक्टिव नंबर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। टोटल जेड इफेक्टिव यानी टोटल एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1 1 1 3 हो गया। ठीक है, और अगर इसका हम फार्मूला बताएं तो देखो यहां पर क्या है, x1 y1 z1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, x y z, यही हो गया हमारा। ठीक है, तो यही हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ में आया। जेड इफेक्टिव नंबर यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तो मैंने बता दिया x का 1, y का 1 और z का 1, तीनों को मिलाकर कर दो, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव नंबर भी आपको कैलकुलेट हो गया, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन एटम का कितना हुआ, 1 + 1 x y z को कर दो बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, समझ में आया। तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा था, जो आपको करना था आपने किया नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन सॉलिड। सॉलिड में क्लोज्ड पैकिंग कैसे होती है। ठीक है, कोई एक सॉलिड है, तो सॉलिड में भी क्या होता है भाई साहब, एक अगर मान के चलो सॉलिड है कोई, यहां पे मैं बता रहा हूं, कोई अगर सॉलिड है तो सॉलिड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, सबसे छोटा यूनिट, छोटा छोटा, तो कोई एक सॉलिड का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एटम हिंदी में भी बताना चाहता हूं, परमाणु। क्या बच्चों, परमाणु। तो ये एटम को अगर हम स्फेरिकल माने, क्या ये एटम को हम स्फेरिकल माने, स्फेरिकल मतलब क्या भाई, गोल गोल गोल, स्फेरिकल मतलब गोल, यानी अगर हम एटम को गोल माने, ये इस तरीके से, यही तो है स्फेरिकल, गोल। स्फेरिकल मतलब क्या, गोल। तो अगर हम एटम को गोल माने तो पैकिंग कैसे होगी, पैकिंग 3 तरीके से हो सकती है। पहला है क्लोज्ड पैकिंग इन 1D, 1 डायमेंशन में। डी का मतलब है डायमेंशन, ठीक है, डी का मतलब यहां पर क्या है, डायमेंशन। अब देखो दूसरा क्या है, क्लोज्ड पैकिंग इन 2D, यानी 2 डायमेंशन में भी पैकिंग हो सकती है, 2 डायमेंशन में भी पैकिंग हो सकती है। और तीसरा है हमारा क्लोज्ड पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशन में भी पैकिंग हो सकती है। और हम अगर एटम को स्फेरिकल माने तो, यानी अब देखो ये एटम है, मान लेते हैं ये एटम है, और यही बार बार एटम रिपीट करेगा, तो ये बहुत सारा एटम है, बहुत सारा एटम रिपीट कर रहा है, तभी तो भाई, क्योंकि आप मानो जैसे हमारा घर बना है, तो हम पूरे घर को, घर में जो ईंट है, ईंट को हम मान ले एटम, तो वही ईंट बार बार रिपीट होके पूरा ये घर बना दिया। उसी तरीके से अगर ये एटम को हम गोल माने और इसको बार बार रिपीट कर दें तो हमारा एक सॉलिड बन जाएगा। तो हमारा ये एटम जो है, ये इट शुड बी रिपीटिंग यूनिट, इट शुड बी रिपीटिंग यूनिट, यानी ये यूनिट कैसा होना चाहिए, ये बार बार अगर रिपीट करेगा तब हमारा एक सॉलिड बनेगा। और हम इस एटम को ना रिपीट कर सकते हैं 3 तरीके से, एक 1D में रिपीट कर सकते हैं, एक 2D में भी रिपीट कर सकते हैं, और 3D में भी रिपीट कर सकते हैं। ये 1D, ये देखो भाई, ये 1D 1 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन बार बार रिपीट हो गए, यानी एटम को हम इस तरह से सजाएं, 1 डायमेंशन में सजाएं, यानी 1 डायमेंशन बोले तो एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में ये गोल गया, गोल का, यानी गोल गोल एटम एक ही डायरेक्शन में सजाए, तो वो 1 डायमेंशन में हम सजा रहे हैं, 1 डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं। तो 1 डायमेंशन को अरेंज करते करते 1 डायमेंशन को अरेंज करो, बार बार अरेंज करो, तो वो 2 डायमेंशन बन जाएगा। 2 डायमेंशन को बार बार अरेंज करो, 2 डायमेंशन को बार बार एक के ऊपर एक लेयर डालो, तो हमारा 3 डायमेंशन में बन जाएगा। तो हमारा 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन बन जाता है। यहाँ पर अभी बारी बारी से बताएंगे कैसे कैसे बन रहा है।
इतना बात आपको समझ में आया? हाँ, जैसे क्लोज्ड पैकिंग इन 1D, 1 डायमेंशन हम कैसे बनाएंगे, यानी अगर हम एटम को स्फेरिकल माने हैं तो ये देखो गोल यहां, फिर एक और लगाओ यहां पे गोल गोल, रिपीट करो, क्योंकि हम बताएं एटम रिपीटिंग यूनिट होगा। अगर हम कोई भी सॉलिड का हम लोग पैकिंग कर रहे हैं, सॉलिड में अगर पैकिंग कर रहे हैं, आप पैक किस चीज से करेंगे? एटम से ही करेंगे, और वो एटम को बार बार रिपीट होना होगा, एटम बार बार रिपीट होगा, बार बार जो है रिपीट होगा, तभी तो एक सॉलिड बन पाएगा ना। तो हम एटम को बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बार बार रिपीट कर रहे हैं। ये देखो फिर से रिपीट किया, एक ही डायरेक्शन में करेंगे, फिर से यहां पर रिपीट किए एक ही डायरेक्शन में, फिर से एक ही डायरेक्शन में, फिर से एक ही डायरेक्शन में। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि हम एटम को एक ही डायरेक्शन में रिपीट कर रहे हैं। तो ये 1 डायमेंशन में हम क्या कर रहे हैं? एटम को क्या कर रहे हैं? पैक कर रहे हैं, यानी सॉलिड यहां पर जो है पैकिंग हो रही है 1 डायमेंशन में। क्यों भाई हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है, अभी इसके पास अभी एल बोले तो लेंथ ही है। अभी बताता हूं क्या होता है, ठीक है। 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हम कैसे कर सकते हैं? यही लेयर को देखो, ये जो लेयर है ना, ये ए देखो एटम है, इस तरह से हम सजा दिए। यही लेयर को क्या करो, एक बार और रिपीट कर दो, एक के ऊपर एक ए, मतलब यानी ये जो है ना, ये 1 डायमेंशन है, इसके बाद ठीक यही लेयर फिर से रिपीट कर दो तो वो 2 डायमेंशन बन जाएगा। कैसे? देखो ये देखो गोल का, ये गोल का एक और अंडा पार रहा है, मैं ये देखो अंडा पर आ रहा है, ये अंडा पर आ रहा है, ये देखो, ठीक ऐसा ही लेयर आ गया यहाँ। फिर इसके ऊपर सेम लेयर यही डाल दो, ये देखो ये एक और, 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 एक और, ऐसा ही लेयर आ गया। अब यहां पर देखो क्या हुआ है, कुछ नहीं, समझना है। देखो अभी क्या है, इसके पास लेंथ आ गई, कुछ ना कुछ लेंथ आ गई, और देखो यहां पर इसकी कुछ ना कुछ हाइट आ गई। क्या आ गई? हाइट आ गई, ऊंचाई आ गई। तो यहां पर कितना डायमेंशन है? ये देखो ये पहला डायमेंशन, ये 1 डायमेंशन, और एक और डायमेंशन यहां पर आ गया 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन मिलके 2 डायमेंशन बन जाता है, ठीक है। और यहीं पर अगर पीछे से और सारे एटम आ जाए, ये देखो यहां पर इस तरह से एटम आ जाए, ध्यान से देखते रहना, फिर से इसके ऊपर, फिर से इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो देख रहे हो धीरे धीरे पीछे भी जा रहा है। तो इसका विड्थ भी आ रहा है, क्या? इसका कुछ ना कुछ विड्थ भी आ रहा है। तो यहां पर एक और डायमेंशन जुड़ गया, ये एक डायमेंशन और जुड़ गया। तो 1 डायमेंशन प्लस 1 डायमेंशन बराबर कितना डायमेंशन हो गया? 3 डायमेंशन। यानी सॉलिड जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो सॉलिड 3 डायमेंशन में अरेंज होता है, उसका पैकिंग 3 डायमेंशन में होता है, क्योंकि 1 डायमेंशन रिपीट करके 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 2 डायमेंशन बना दिए, 2 डायमेंशन रिपीट करके 3 डायमेंशन बना दिया। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि हम जो सॉलिड होता है, सॉलिड जो होता है उसका पैकिंग हम 3 तरीके से कर सकते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1D, 1 डायमेंशन में हम क्लोज पैकिंग उसका कर सकते हैं, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कर सकते हैं, और 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कर सकते हैं। अभी भी हम लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बस स्टार्ट किया ना हीरोपंती के स्टाइल में, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो देखो आगे, अब हम बात करते हैं, वो छोटी छोटी बातें तो मैंने पहले रिपीट कर दी है, यानी पीछे डिस्कस कर दी है, लेकिन और भी देखो ना भाई। क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन, यानी 1 डायमेंशन में हम लोग क्लोज्ड पैकिंग कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो हम पीछे दे दिए हैं, लेकिन और हम यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह बता देते हैं, क्योंकि आप लोगों का आदत है सर डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन जब तक नहीं बताइएगा तो हमारे दिमाग में, खोपड़ी में घुसेगा कैसे? तो खोपड़ी में घुसाने के लिए और रट्टूमल जैसा याद करवाने के लिए यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिया हूँ। जो मैंने पीछे बात बताया वही बात है। क्या है क्लोज्ड पैकिंग इन 1D का मतलब? क्या कि एटम आर अरेंज्ड इन अ रो सच दैट एडजेसेंट एटम आर कांटेक्ट विद ईच अदर, यानी एक के बाद एक एटम, 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 एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में अगर आप अरेंज कर दो तो वो
अरेंजमेंट, वो जो पैकिंग होती है वो 1 डायमेंशन में हो रही है। देखो देखो कैसे, ये 1, ये 2, ये 3, मतलब एक ही डायरेक्शन में अरेंज कर रहे हैं। जैसे देख रहे हो ना, ये देखो ये एटम, एक एटम को यहां रखा, फिर एक एटम को यहां रख दिया, फिर अगला एटम, एडजेसेंट एटम, ये देखो ये देखो ये देखो, एक के बाद एक अरेंज कर दिया है और एक ही डायरेक्शन में किया। ऐसा नहीं कि इसको नीचे से एक और एटम जोड़ दिया है, नहीं ना जोड़ा है, एकदम एक ही डायरेक्शन में क्या किया है, एटम को अरेंज किया है। और ऐसा अगर अरेंजमेंट हो तब हम इस टाइप के पैकिंग को क्लोज्ड पैकिंग इन 1 डायमेंशन में बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो पैकिंग हो रही है वो 1 डायमेंशन में हो रही है, क्योंकि देखो इसका अभी सिर्फ और सिर्फ लेंथ ही है, इसका कोई ना कोई हाइट नहीं है। समझ में आया? चल, यही बात यहां पे था। अच्छा, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सी बला है इसको मैं बता देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों को समझ में नहीं आती तो एकदम सिंपल, एकदम छोटी लाइन में एकदम उलू बच्चा वाला एकदम डेफिनेशन बता देता हूं। क्या है यहां पर कि देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स विथ विच अ गिवन एटम इज इन कांटेक्ट। यानी जिस एटम को, ये देखो यहां पे जिस एटम को आप फोकस कर रहे हो, यार देखो यहां पे अपना दिमाग लगाना है, जिस एटम को आप लोग फोकस कर रहे हो, ये देखो ये आपका नजर, ये आपका ये फोकस कर रहे हो, यानी जिस एटम पर आपका नजर, जैसे लड़कियां रहती है ना लाइन में, तो लड़कियां तो बहुत सारा रहती है ना वहां पे, कहीं पे अगर बात करो कॉलेज में, स्कूल में, दो दोस्त को मिल गए, देखो उसके ऊपर हाथ दिए हुए दोस्त के, देखिए वो देखो वो है मेरी वाली। तो क्या है ना कि वहां पर क्या है कि आपकी वाली पे फोकस है आपको ना, क्या है ना, क्या कि मतलब वहां पर बहुत सारी लड़कियां रहती है, लेकिन आपका नजर कहाँ रहता है, आपका नजर तो अपनी वाली पे रहता है, ये फोकस मार रहे अपनी वाली पे। तो वही बात मैं यहां पर बोल रहा हूं, यहां पर तो बहुत सारे एटम्स हैं, लेकिन किस एटम पर आपका फोकस है, किस एटम पर आप देख रहे हो ना, जिस एटम पर आपका फोकस है, ये देखो हमको तो इस एटम पर फोकस है, तो इस एटम के इर्द गिर्द सराउंडिंग में चारों ओर कितना एटम सटा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वही उस फोकस करने वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है ना। जैसे आपकी वाली का हम एग्जांपल दिए, आपकी वाली भी झुंड में ऐसे करके बात कर रही है, एक हाथ दूसरी वाली सहेली पे, एक हाथ दूसरी वाली सहेली पे दी हुई है ना। जैसे ये देखिए ये आपकी वाली है, मान लेते हैं हम नहीं है आपकी वाली, अरे भैया हम नहीं है, रे हम नहीं है, तो देखो आपकी वाली मान के चलो 100 मीटर की, 100 मीटर नहीं 50 मीटर की दूरी पे है, वह एक के ऊपर हाथ डाली हुई है यानी अपनी सहेली के, और ये वाला हाथ भी डाली हुई है। तो क्या है, अब आप अपनी वाली पे फोकस कर रहे हो, आप अपनी वाली पे फोकस कर रहे हो, और अब हम कहेंगे कि भाई आपकी वाली का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो आप कहोगे अच्छा मैं अपनी वाली पर फोकस कर रहा हूं, अच्छा मेरी वाली कितने सहेलियों के कांटेक्ट में है, कितने सहेलियों से अभी जुड़ी हुई है। हाँ, तो एक हाथ इस पे दी हुई थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1, और एक हाथ इस पे दी हुई थी कोऑर्डिनेशन नंबर 1, तो 1 और 1 मिलकर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। बस वही बात तो यहाँ है, यहाँ पर जो जिस एटम पर आप फोकस कर रहे हो गुचड़ू, तो जिस एटम पर आप फोकस कर रहे हो उस एटम के आसपास कितने एटम हैं, यानी कितने एटम से वो एटम सटा हुआ है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 1 डायमेंशन में जो भी पार्टिकल्स, जो भी एटम्स होते हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। मैं अभी इस एटम पर फोकस कर रहा था, अभी मेरा मन है इस एटम पर फोकस करने का, तो देखो दूर दो, अब फ्यूचर में क्या है कि वो वाली मेरी नहीं किसी और लड़के की वो वाली जो गर्लफ्रेंड थी, वो उसका ब्रेकअप हो गया, फिर आप दूसरी वाली पर नजर डालेगा, अरे देखो अब देखो वो देखो वो है मेरी वाली, वो, तो आप उस एटम पर आप फोकस करो दूसरे वाले पर, तो आप इस वाली के लिए यानी इस वाली एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो इस वाले एटम देखो ये कितने का कांटेक्ट में है, ये देखो ये एक, ये पहला और ये दूसरा, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा। तो कहीं से भी कर लो, 1 डायमेंशन में कहीं से भी आप कर लो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही होता है। अगला बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको बुझा दिया क्या होता है, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। 1 डायमेंशन में किस तरह से पैकिंग होती है ये आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले सकते हैं बच्चों। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, ले लिए हैं तो चलिए ना आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो भाई साहब 2 डायमेंशन में क्लोज्ड पैकिंग कैसे होती है मैं आपको बता रहा हूं। फिलहाल मैं बता दूं, वो जो पिछला वाला स्ट्रक्चर था ना, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला लेयर को बार बार रिपीट करे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक अगर रिपीट करे तो आपका जो पैकिंग है वो 2 डायमेंशन में बन जाता है। ये देखो ना, ये वाला एक था, एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, इस तरह से लगाते चलो, आपका 2 डायमेंशन बनते जाएगा। अभी मैंने बताया है 1 डायमेंशन को बार बार रिपीट करो तो 2 डायमेंशन बन जाएगा, 2 डायमेंशन के ऊपर बार बार रिपीट करते रहो तो वो 3 डायमेंशन बन जाएगा। बातें समझनी चाहिए आपको। और ये तो मैंने बहुत पहले डिस्कस किया, ये भी और ये अभी, ठीक है। तो क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे होगा भाई, तो अभी बताया ना मैं, बार बार रिपीट करो। ये देखो यहां पर दिख रहा है ना आपको, ये देखो क्या किया, वो पिछला वाला लेयर एक के ऊपर एक, के ऊपर एक, के ऊपर एक, बार बार मैंने रिपीट किया। ये जो है पैकिंग कैसा बन गया, 2 डायमेंशन में बन गया, ठीक है। तो यही बात है, यही बात यहां पे लिखी हुई है। रेक्टेंगल के भाषा में आप जानना चाहो तो वो भी बता देता हूं। When the 1 dimension layer repeats itself again and again, we obtain a 2D layer। हम अगर 1 डायमेंशन लेयर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार एक के ऊपर एक रिपीट कर रहे हैं, देखो ये 1 डायमेंशन लेयर को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो यह जो डायमेंशन बार बार अगर हम रिपीट करेंगे, यानी पहला लेयर को, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से रिपीट करेंगे तो हमारा वो 2 डायमेंशन में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 2 डायमेंशन वाला जो है ना, यानी हमारा जो ये 2 डायमेंशन में जो पैकिंग होती है क्लोज्ड वाली, वो 2 तरीके से हो सकती है, एक तरीका नहीं है, 2 तरीके से हो सकती है, ठीक है। पानी वगैरह है जी? हाँ है, तो तनी पानीवा पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ मैं यहां था कि ये जो हमारा 2 डायमेंशन होता है क्लोज्ड पैकिंग, वो 2 तरीके से हम लोग को ऑब्जर्व्ड हो सकती है, 2 तरीके से बन सकती है। पहला है स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, बता रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है कि ये बाप रे हमको समझ में नहीं आएगा। मैं यहां हूं तो समझाने के लिए, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो समझने के लिए, तो कोऑपरेट करो, लास्ट तक वीडियो देखो, समझ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, डरो नहीं। और दूसरा है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ये बातें आपको समझ में आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, घुसा दूंगा आपके दिमाग में, टेंशन नहीं लेना है, हंसते हुए चलना है, पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलो तो हमारा जो क्लोज्ड पैकिंग है 2 डायमेंशन में, वो 2 तरीके से ऑब्जर्व हो सकती है, 2 तरीके से देखा जा सकता है इसको, एक स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग के तरह और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के तरह। आय हाय आए हाय, तो हम पहला देख लेते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है। क्या है देखो, द सेकेंड रो ऑफ एटम कैन बी प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट रो। अगर क्या है कि अगर सेकेंड रो है, सेकेंड रो बोले तो ये सेकेंड, ये देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्या कह रहा है कि अगर सेकेंड रो, देख रहे हो, द सेकेंड रो ऑफ एटम कैन बी प्लेस्ड एग्जैक्टली बिलो द फर्स्ट रो, यानी सेकेंड लेयर अगर फर्स्ट लेयर के ऊपर, ठीक है ना, यानी ये सेकेंड लेयर है, इसके एग्जैक्टली जो है नीचे, मतलब मेरे कहने का मतलब द सेकेंड रो ऑफ एटम कैन प्लेस एग्जैक्टली बिलो द, यानी एक के ऊपर एक, यानी जो भी मेरा बना है, जैसे देखिए मैं आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो, ये देखो एक, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथवा एटम, ये 5वां एटम, ये 6वां एटम।
अब ठीक इसके नीचे एग्जैक्टली यही लेयर उतार देना है हमको। ये देखिए एग्जैक्टली यही लेयर, ये देखो ये ऐसा ही सेम लेयर, एग्जैक्टली सेम लेयर हमको उतार देनी है, एकदम एग्जैक्टली सेम लेयर हमको उतार देनी है। फिर से ऐसा ही लेयर उतार देना है हमको, फिर से सेम लेयर उतार देना है, एकदम एग्जैक्टली लेयर उतार देना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं करना। ठीक है, अब देखो ये क्या है, आप यहां पर ध्यान से देखो, ये सेम लेयर है, यानी सेम लेयर को हम क्या किए हैं, उतार दिए हैं। तो ये जो लेयर है इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, सॉरी ए ही होगा ना, बता रहा हूं ए ही क्यों होगा, और इसको भी ए, क्योंकि सेम टाइप का है ना। ये लेयर में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है डिफरेंस, एक भी डिफरेंस नहीं है। यही ए वाला लेयर को नीचे उतार दिया, फिर से फिर ए वाला को नीचे एग्जैक्ट उतार दिया, तो ये लेयर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसी के लिए ए इस टाइप के पैकिंग को ए टाइप बोलते हैं। ठीक है ना, अभी आगे चर्चा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही बात है कि अगर क्या करना है कि भाई एक लेयर लेना है और एग्जैक्टली पहला वाला लेयर से जो है एग्जैक्टली कॉपी कर देना है नीचे, फिर एग्जैक्टली फिर से कॉपी कर देना है, फिर से कॉपी कर देना है, कॉपी 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 कॉपी। तो आपका कैसा बन जाएगा, आपका इस टाइप का जो क्लोज्ड पैकिंग होगा स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहलाएगा। क्यों स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहलाएगा, तो आप ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप इस एटम को फोकस कर रहे हो, ये देखो, अगर आप इस एटम को फोकस कर रहे हो तो इस एटम के चारों तरफ देखो, यह एटम किस किस एटम से सटा हुआ है, एक इस एटम से सटा हुआ है, एक इस वाले एटम से सटा हुआ है, ठीक है, एक इस वाले एटम से सटा हुआ है, और एक इस वाले एटम से सटा हुआ है। तो अब इसको चारों को कनेक्ट करो हाइपोथेटिकल लाइन से। ये देखो यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, और एक यहाँ गया। तो देख रहे हो ना, ये स्क्वायर बना के हमको दे रहा है। क्या बना के दे रहा है, ये हमको स्क्वायर बना के दे रहा है, इस तरीके से, देख रहे हो ना। तो स्क्वायर बना के दे रहा है ना, इसी के लिए इस टाइप के क्लोज्ड पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। ठीक है, आप कोई एक एटम को फोकस कर लो और वो एटम चारों तरफ से कितने एटम से सटा हुआ है, बस वही बात कर दो आप। इसी के लिए ये देखो, इसका जो है ये वाला, जो इसको आप फोकस कर रहे थे, ये वाला एटम कितने से सटा हुआ था, तो एक इससे सटा हुआ था, ये एक, ये दो, ये तीन, और ये चार। इस सबसे नहीं सटा हुआ है, वो मत गलतफहमी पा लीजिएगा। इससे नहीं सटा हुआ है, 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 सटा है सिर्फ चार से। और हाइपोथेटिकल लाइन से हम उस चारों को कनेक्ट किए, तो यहां पर हमको स्क्वायर बना के दे रहा था। इसी के लिए इस टाइप के क्लोज्ड पैकिंग को हम स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। बोलो दिमाग में घुसी बात, हाँ। और अब हम इसको ए टाइप क्यों बोलते हैं, तो देखो ना, लेयर एकदम सेम है, सेम लेयर एकदम एक के ऊपर एक कॉपी कर दिए हैं। तो पहले वाले लेयर को ए नाम दिया, तो सेम कॉपी कर दिए, तो ए सेम लेयर है। इसी के लिए पहले वाले लेयर का ए नाम है, तो सेम लेयर है, तो ए टाइप, इसको हम ए टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। क्यों 4 होगा, क्योंकि हम जिस एटम को फोकस कर रहे हैं वो एटम 4 एटम से सटा हुआ है। उसके आसपास में वो जो एटम है वो सिर्फ 4 एटम से सटा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 गुना हो जाएगा। वही बात है यहां पर देखो, ऑल द पार्टिकल्स आर सराउंडेड बाय 4 पार्टिकल्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर। यानी जितने सारे, आप कोई सा भी ले लो, कोई सा भी एक पार्टिकल को फोकस कर लो, वो पार्टिकल जो है ना चारों तरफ से 4 पार्टिकल से ही सटा हुआ है, और 4 पार्टिकल को हाइपोथेटिकल लाइन से हम जोड़ेंगे तो हमको एक स्क्वायर बना के देगा। इसी के लिए इस टाइप के पैकिंग को स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग बोला जाता है। गुस्सा दिमाग में, हाँ बच्चों, मजा आ रहा है ना, ऐसे ही पढ़ते चलना है। तो बस इतना ही है ना, एक के बाद एक के बाद एक सेम लेयर उतार देना है, और तब जो पैकिंग होगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, आया समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप जल्दी से। नोट्स बनाते चले मेरे साथ, नोट्स बनाते चले, आपके एग्जाम में ये बहुत काम देने वाला है। आगे बढ़ूं मैं, चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग के बारे में। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग,
क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, द पार्टिकल्स ऑफ सेकेंड लेयर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द डिप्रेशन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ फर्स्ट लेयर। अब क्या है, ये मान के चलो ये फर्स्ट लेयर है, क्या ये ऊपर वाला जो है ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है, ये नीचे वाला सेकेंड लेयर है। अभी समझा दूंगा, आपके दिमाग में घुसा दूंगा। तो क्या करना है कि ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये जो फर्स्ट लेयर है ना, ये देखो ये फर्स्ट लेयर के एटम्स है ना, तो ये फर्स्ट लेयर का जो दो एटम है, ये देखो ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये दो एटम के बीच में, यानी इस दो एटम के डिप्रेशन में, ये जो दो एटम है इसके बीच में जो है आपको लेयर को रखनी है, ठीक है। फिर ये दोनों एटम के, ये देखो ये दोनों एटम के बीच में, देख रहे हो, इस दोनों एटम के डिप्रेशन में, या फिर इस एटम की बात करो तो इस दोनों एटम के डिप्रेशन में, यानी इस दोनों एटम के बीच में अगर आप पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं तो इस टाइप का अरेंजमेंट हमारा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहलाता है। आपको अगर विजुलाइज नहीं हो रहा है तो मैं अभी बना के बता रहा हूं आप लोगों को। ये देखो, इसके लिए मुझे ये पार्टिकल्स बनाने पड़ेंगे। ये देखो, पार्टिकल पे पार्टिकल, यानी अंडा पे अंडा लगाना है आपको। मस्ती में फोड़े अंडे, हाय, देख रहे हो। अब क्या है ना, ये दोनों, ये फर्स्ट लेयर है, तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में, यानी इस डिप्रेशन में हमको पार्टिकल्स को लगाना है। ये डिप्रेशन में, देख रहे हो, इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में लगाना है, इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में लगाना है हमको, इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में लगाना है, इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में लगाना है, देख रहे हो। फिर अब ऐसा हो गया, फिर आप देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। मुझे ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, देखते रहिएगा। ठीक है, हो गया। फिर अब इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में लगा दो ना, फिर इस दोनों पार्टिकल के डिप्रेशन में लगा दो और हमारा काम बन गया। इतने में ही हमारा काम बन गया। आपको एक पर्टिकुलर एटम को आप क्या कर रहे हो, फोकस करो। मान के चलो हम इस एटम को फोकस कर रहे हैं, तो यह एटम चारों तरफ से कितने एटम से सटा हुआ है, देखो, एक इससे सटा हुआ है, एक इससे सटा हुआ है, एक इससे, इससे, इससे और इससे। ये देखो, एक इससे सटा हुआ था, एक इससे सटा हुआ था, इससे सटा हुआ था, इससे सटा हुआ था, ओ भाई, इससे सटा हुआ था, इससे, इससे और इससे। सभी को हाइपोथेटिकल लाइन से आप कनेक्ट कर दो। क्या करो, हाइपोथेटिकल, एक को इससे इससे कर दिया मैंने, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। अब क्या बना के दिया हमको, एक हेक्सागोन बना के दिया। कैसा, एक हेक्सागोन बना के दिया हमको, इस तरीके से। इस तरह का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हेक्सागोन। अब हेक्सागोन बना के दिया, इसी के लिए इसको हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। और इसमें हमने क्या लिया था, ये वाला जो लेयर था, इस लेयर को अगर हम ए नाम देते हैं, और ये वाला लेयर तो पूरा डिफरेंट है इससे, क्योंकि इस दोनों के डिप्रेशन में लिए हैं हम लोग, यानी ये लेयर एग्जैक्ट कॉपी नहीं है ए लेयर का, तो इसका हम बी नाम देंगे। अब देखो, ये वाला तीसरा लेयर देखो एग्जैक्ट कॉपी है किसका, ये ए सबसे ऊपर वाले का, क्योंकि देखो ये यहाँ ये दोनों का लेंथ जो है सेम आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी देख रहे हो ना, दोनों बराबर है। इसी के लिए ये पहला वाला लेयर का कॉपी किया गया है तीसरा लेयर, तो इसको हम ए नाम दे देंगे। तो इस टाइप का जो पैकिंग होता है ना, ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग होता है। और इसी के लिए इस टाइप के लेयर को हम ए बी टाइप लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक है, आया समझ में। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 6 क्यों होता है भाई, तो देखो ना, ये वाला आइटम को आप फोकस कर रहे थे, ये आइटम कितने से जुड़ा हुआ है, कितने आइटम से सटा हुआ है, एक ये वाले आइटम से सटा हुआ है, एक ये वाले से सटा हुआ है, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो गया, 6। क्यों हो गया, क्योंकि 6 आइटम से क्या हुए थे, सराउंडेड थे, घिरे हुए थे, छुए हुए थे, उसको सटे हुए थे। देख लो ना, यहाँ पे आप इस एटम को फोकस कर रहे हो,
ठीक है। तो ये एटम कितने एटम से सटा हुआ है, तो देखो एक एटम से सटा हुआ है, इधर एक दूसरा, एक तीसरा, एक चौथा, पांचवा और छठा। तो इसी के लिए यहाँ पर ये हेक्सागोन बना के दिया है, और हेक्सागोन बना के दिया है, इसी के लिए इस टाइप की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं। और ये वाला जो पैकिंग होता है ना, मैं बता रहा हूं आपको बता रहा हूं, इससे पिछले वाला जो पैकिंग था हमारा 2D पैकिंग, इसमें ये देखो ये कुछ आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, ये जो खाली स्थान है ना, 2 पार्टिकल्स यानी 4, एक ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्टिकल को मैं अभी कंसीडर कर रहा हूं, और इस 4 पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो खाली स्थान है इसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस बिटवीन द एटम्स, यानी क्या होता है वॉइड बोले तो एटम के बीच में जो खाली स्थान बच जाता है, रिक्त स्थान बच जाता है, उसी को वॉइड बोला जाता है। ठीक है, तो भाई साहब इसमें वॉइड काफी बड़ा है, दिख रहा है आपको, इसमें वॉइड काफी बड़ा है। तो इस टाइप का आप देखो, कोई सॉलिड में खाली जगह बहुत ज्यादा है, तो क्या वो सॉलिड अच्छा होगा, नहीं होगा। तो इस टाइप का जो सॉलिड होता है, मैं लिख सकता हूं, दिस टाइप ऑफ सॉलिड is not much more effective, इस टाइप का जो सॉलिड होता है ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो खाली जगह है, आराम से टूट जाएगा, ये आराम से टूट जाएगा, तो भाई वो हमारे काम का ही नहीं बचेगा। तो इस टाइप का जो 2D अरेंजमेंट में हमारा जो सॉलिड होता है वो अच्छा नहीं होता है उतना। चलो अब देखो यहां पर क्या है, देख रहे हैं यहाँ पे खाली स्थान बहुत कम है, ये देखो खाली स्थान बहुत कम है, देख रहे हो आप, खाली स्थान हमारा बहुत कम है, और खाली स्थान कम है जिसके वजह से इस टाइप के सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ पैकिंग, मैं सॉलिड लिख दिया था क्या पीछे, पैकिंग ही तो लिखा था ना, सॉलिड नहीं, पैकिंग लिख दो आप, पैकिंग कर रहे हैं ना अपन लोग, हाँ। तो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नॉट this type of packing is much more effective, यानी इस टाइप का सॉलिड जो है इफेक्टिव होता है, एक्चुअल में होता है। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो वॉइड एक ऊपर, ये देखो क्या है ना कि ये वॉइड एक ऊपर तरफ दिख रहा है और एक नीचे तरफ दिख रहा है। तो ये वाला जो वॉइड है ना, ये वाला वॉइड, इस वॉइड को हम ट्रायंगुलर वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, या ट्राइगोनल वॉइड भी इसको बोला जाता है। फिलहाल में मैं समझ लेता हूं ट्रायंगुलर वॉइड है। और यहां पर देख रहे हो एक का एपेक्स उठा हुआ है, यानी एक का एपेक्स इस तरह से ऊपर है और एक का एपेक्स नीचा है। ठीक है, 2 तरह का यहां पर दिख रहा है आपको वेरिएशन। ठीक है, एक का एपेक्स ऊपर है, एपेक्स अप, और एक का क्या है, एपेक्स डाउन। ठीक है, तो इस तरह का ट्रायंगुलर वॉइड हमको यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें एक का एपेक्स उठा हुआ है और एक का एपेक्स गिरा हुआ है। समझ में आ गया बच्चों। तो हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यही सारी बातें थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, कैसे हुआ और कैसे इस तरह के पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोले, क्योंकि ये हेक्सागोन बना के दे रहा था, इसी के लिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल रहे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एबी टाइप यहाँ पर अरेंजमेंट है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये ना, ये देखो ये यहाँ पर अलग है और बी तो उससे अलग है,
और ये बी देखो यहां पर एक और अरेंजमेंट है, जो कि ये वाला अरेंजमेंट और ये वाला अरेंजमेंट, ये दोनों एक दूसरे का कॉपी है, ठीक है। इसी के लिए इसको ए बी टाइप का अरेंजमेंट यहां पर बोला जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और भाई साहब तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो लेता हूं और उसके बाद आपको शायरी के महफिल में आपको ले चलूंगा। पहले आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक आपने इसको लिख लिए होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ठीक है। फिलहाल मैं एक शायराना अंदाज में आप लोगों को एक शायरी सुना देना चाहता हूँ। वह शायरी के अल्फाज कुछ इस तरीके से है। तुझे बस देख सकता हूँ मैं कभी पा नहीं सकता, तुझे बस देख सकता हूँ मैं कभी पा नहीं सकता, तू चांद है मेरा जो जमीन पे कभी आ नहीं सकता। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिएगा, मिलते हैं।